अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नेम है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कि कौन से फैक्टर्स है कि जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को जो है इफेक्ट करता है, उसको इंक्रीज करता है एंजाइम एक्टिविटी को या उसको डिक्रीज करता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं कि जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज या इंक्रीज करने की वजह बनती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं इनकी ग्रोथ, रिपेयरिंग और डैमेज ऑफ टिश्यू या एनर्जी को हासिल करने के लिए जो है सारे ऑर्गेनिज्म में ये एंजाइम एक्टिविटी होती है और एंजाइम की जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी रिएक्शन है जिनमें ग्रोथ हो गया, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उसके बाद उनकी दोबारा रिपेयरिंग हो या एनर्जी का प्रोड्यूस होना, इन सब को मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कहते हैं। और ये हर वक्त जो है ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये टेक प्लेस होते रहते हैं। अब इन रिएक्शंस का जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है, अगर हम देखें कि ये रिएक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में, इनके लिए इसको एक हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो होंगे ये टेक प्लेस होंगे। सेल्स जो होते हैं वो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी करते हैं। जब हम कैटलिस्ट को डालते हैं और बगैर कैटलिस्ट के, तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कितना लोअर किया जा सकता है। जब हम एंजाइम्स की एब्सेंस में रिएक्शन को देखते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रहा है ये वहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को आप एंजाइम से जो है तो रिड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप रेड लाइन को देख सकते हैं कि आपके पास रिएक्शन जो है फिर इस तरह से होता है। एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी को जब हम डिस्कस करते हैं तो एंजाइम के लिए जो इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उनको स्पीड अप करते हैं। और इस तरह से एंजाइम जो है उनकी हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं और इनकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, they participate in the reaction without getting affected. In other words, they speed up the chemical reaction inside the cell without getting consumed. तो ये स्पीड अप करेंगे केमिकल रिएक्शंस को, और ये जो है किससे इफेक्ट होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पीएच आयन से, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इससे भी एंजाइम की जो है वो इफेक्ट होते हैं। वो कैसे कि जब आप पीएच को ज़्यादा करेंगे या कम, तो इससे उनकी जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होगी। फिर एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक कंपेयर टू अदर कैटलिस्ट एंड ईच एंजाइम इज स्पेशलाइज्ड फॉर वन रिएक्टेंट सब्सटेंस। यही जो रिएक्टेंट सब्सटेंस कहते हैं उन्हीं को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी ये एक एंजाइम जो है किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है। दिस रिएक्टेंट सब्सटेंस इसका सबस्ट्रेट, और ये हर एक के लिए स्पेशलाइज होता है। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट द रिएक्शन स्टार्टेड, और रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को ये जो है तो लोअर करते हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स। ये इसकी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। There are several factors that affect the speed of an enzyme action, जिनमें से हम पहले जो फैक्टर्स हैं वो देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन को हम एक्सिस पे ले रहे हैं और एंजाइम वेलोसिटी को जो है वो हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। तो अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है
तो क्या हो गया इसके साथ, द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनली इंक्रीज, अपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो रिएक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहाँ पे किन एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है, सीरम एंजाइम की एक्टिविटी में जो है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। फैक्टर नंबर 2 जो है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस पे ये एंजाइम रिएक्ट करते हैं उनको सब्सट्रेट कहा जाता है। तो अगर हम सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन जो है उनको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो क्या होता है, तो in the presence of a given amount of enzyme, the rate of enzymatic reaction increases as the substrate concentration increases. एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा जब आप उसके साथ सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक ये होता है, ये रेट इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद जब आप सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी करेंगे तो वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो रिएक्शन रेट में आपको नज़र नहीं आएगा। इससे ये कि सबस्ट्रेट जो होता है वो आप इंक्रीज कर रहे हैं तो एक ख़ास रेट तक ये उसके साथ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी स्पीड अप होता है, लेकिन फिर एक ऐसा लिमिट आ जाता है जहाँ फिर आप अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी करेंगे तो कोई आपको चेंज जो है सिग्निफिकेंट चेंज नज़र नहीं आता। तो in other words, the enzyme molecules are saturated with substrate. The excess substrate molecules cannot react until the substrate already bound to the enzyme has reacted and being released. तो जब तक मतलब ये इसके साथ सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एंजाइम के साथ बाउंड होते हैं तो तब तक इनकी जो लिमिट होती है वो उससे ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इस पे असर नहीं होता। लेकिन जब हम इसको पहले कम डालते हैं फिर थोड़ा ज़्यादा और जब तक वो लिमिट नहीं आती तो ये आप उसमें चेंजेस देख सकते हैं कि जो रिएक्शन रेट होगा वो साथ में इंक्रीज होगा, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, थर्ड फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो टेम्परेचर का है कि एंजाइम एक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो एंजाइम जो है इनकी नेचर प्रोटीन की है और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं थर्मल चेंजेस के लिए, न्यू टेम्परेचर के लिए जब आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये होती है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में और इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो भी होता है, लेकिन जब आप कुछ सर्टेन टेम्परेचर जो है वहाँ तक इसको देखें तो इनकी जो नेचर होती है एंजाइम की ये एक टेम्परेचर पर जो है एक्टिव होते हैं, लेकिन उससे अबाव ये ज़ीरो पर आके जो है इनकी इन टेम्परेचर से एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो इफेक्ट होती है। Each enzyme has a certain temperature at which it is more active. This point is called the optimal temperature, which range between 37 to 40 डिग्री। ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होता है हमारे पास वो कौन सा पॉइंट होता है जो कि 37 to 40 है। एंजाइम activity gradually lowers as the temperature rises more than the optimal temperature। 40 से अबाव जाएगा तो इसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, लो की तरफ जाएगी, until it reaches certain temperature at which the enzyme activity stops completely due to the changes of its natural composition। क्योंकि हमने कहा एंजाइम जो है उसकी नेचर प्रोटीन की है। On the other hand, if the temperature lowers below the optimal temperature, जब हम अबाव भी देखते हैं और बिलो भी देखते हैं तो ये इससे इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो below the optimal temperature the enzyme activity lowers until the enzyme reach a minimum temperature at which the enzyme activity is the least, कम हो जाती है। The enzyme activity stops completely at 0 degree, but if the temperature rises again
देन द एंजाइम गेट्स रीएक्टिवेटेड वंस मोर। लेकिन अगर आपने फिर से टेम्परेचर को उस पे ले गए जहाँ पे कि एंजाइम एक्टिविटी पॉसिबल है, तो 0 से अबाव जाएगा। मतलब जैसे हमने कहा ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 to 40 था, तो 40 से अबाव नहीं जाना चाहिए और 0 से बिलो नहीं आना चाहिए। तो जब ये ऊपर जाएगा 0 से अबाव की तरफ जाएगा, तो फिर ये दोबारा से रिएक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी को आप देख सकते हैं, टेम्परेचर के साथ इसकी जो रिलेशन है एंजाइम एक्टिविटी की वो दिखाई जा रही है कि कैसे ये स्टॉप होता है लोअर की तरफ और कैसे वो पीक पे जा रहा है। इसकी जो एक्टिविटी है टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रही है। नंबर 4 फैक्टर जो है वो पीएच का है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी तो इससे क्या इफेक्ट होता है। The potential of hydrogen pH is the best measurement for determining the concentration of hydrogen ion in a solution. It is also determines whether the liquid is acidic, basic or neutral. जब आपके पास किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी तो आप इससे मालूम कर सकते हैं कि यह आपके पास जो लिक्विड है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। एसिडिक में क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, बेसिक जो है ये OH आयन के लिए, और न्यूट्रल जिसमें ना तो एसिडिक ज़्यादा होता है ना बेसिक ज़्यादा होता है, बल्कि वो न्यूट्रल रहता है। All liquid with a pH below 7 are called acidic, whereas the liquids with pH above 7 are called basic. Or alkaline liquid with pH 7 are neutral. 7 पे भी हमारे पास ये लिक्विड जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। And equal the acidity of pure water at 25 degree, जो कि हम देखते हैं प्योर वाटर में जो होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती। इसको फिर हम जो है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स में डालते हैं हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो प्योर वाटर कहलाता है। और आपको ये बता रहे हैं कि जो न्यूट्रल होता है उसकी एसिडिटी जो है उस प्योर वाटर की जो है इक्वल दी एसिडिटी ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री। प्योर वाटर का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री पे होगा तो हम कह सकते हैं कि यू कैन डिटरमिन पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन यूजिंग द पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर जो है हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बता सकता है कि ये एसिडिक है बेसिक है। Enzymes are protein substances that contain acidic carboxylic group and basic amino group। जो हमारे पास NH2 है ये amino group है, basic है। So the enzymes are affected by the changing the pH value. Each enzyme has a pH value that it works at with maximum efficiency called optimal pH। वो एंजाइम जिसका पीएच वैल्यू के साथ वो काम कर रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, तो उसका ऑप्टिमल पीएच कहलाता है। इफ द पीएच इज लोअर और हायर देन द ऑप्टिमल पीएच द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस। जैसे अभी हमने टेम्परेचर के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात की कि वो कैसे ऑप्टिमल टेम्परेचर पे काम करते हैं, अगर उसे अबाव या बिलो जाता है फिर इनकी एक्टिविटी जो होती है वो लोअर हो जाती है। तो अगर ये उस ऑप्टिमल पीएच से जो है इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है फिर वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे पेप्सिन वर्क एट अ लो पीएच, दैट इज इट इज हाईली एसिडिक, while trypsin work at neutral pH 7.4। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि पेप्सिन जो है वो लो पीएच पे जो है एक्टिव होता है, जबकि ट्राइप्सिन जो है वो हाई पीएच पे 7.4 पे एक्टिव होता है। एंजाइम एक्टिविटी पेप्सिन और ट्राइप्सिन को आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। ये जहाँ पे आप पीएच देख रहे हैं ज़्यादा है तो वहाँ पे ट्राइप्सिन
एक्टिव हैं, और जहाँ पे पेप्सिन जो है लो पीएच है वहाँ पे वो एक्टिव है। नंबर 5 फैक्टर जो है वो एक्टिवेटर्स की हैं। सम ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर सर्टेन इनऑर्गेनिक मेटालिक केटाइंस जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम, कोबाल्ट, copper, sodium, potassium, etc. For their optimum activity, rarely anions are also needed for enzyme activity. That is, example इनके हम देख सकते हैं क्लोराइड आयन for amylase.